पेडागोजी के तीसरे एपिसोड में मैं रुपेश आपका स्वागत करता हूं। पिछले दो एपिसोड में हमने टीचिंग की नेचर, शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, शिक्षण के अलग अलग संक्षिप्त में उनके प्रकार हमने पढ़े और सेकंड एपिसोड में हमने शिक्षण के 4 पार्ट यानी अनुबंधन, प्रशिक्षण, अनुदेशन और प्रतिपादन के बारे में पढ़ा। एक बार 2 मिनट में हम इसका शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। टीचिंग लर्निंग के बारे में हमने अब तक पढ़ा कि शिक्षक जो होता है, शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया होती है, यानी एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। शिक्षण एक सामाजिक और एक पेशेवर या कॉमर्शियल का मतलब पेशेवर, कॉमर्शियल नहीं है, व्यावसायिक है, तो पेशेवर प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रक्रिया है, कला और विज्ञान दोनों है, भाषा संप्रेषण का काम करती है और एक आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। ये एक उपचार विधि है, एक तार्किक प्रक्रिया है, इसका मापन और मूल्यांकन हो सकता है, इसका सुधार और विकास भी हो सकता है और ये प्रशिक्षण, अनुबंधन, अनुदेशन और प्रतिपादन यानी इन चारों का एक मिलान है जिनको हम एक सातत्य में, कॉन्टिन्यूम में रख सकते हैं। ब्लूम ने इसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षण के उद्देश्य, अधिगम की परिस्थितियां या सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन या मूल्यांकन को 3 ध्रुवों में माना जाता है। ये एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है, अध्यापक की मेहनत का परिणाम है, वेरी स्पेसिफिक यानी अति विशिष्ट कार्य है, एक गाइडेंस प्रोसेस है, औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। उद्देश्यों के आधार पर ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक होता है। अगले एपिसोड में हम ब्लूम के इस वर्गीकरण को पढ़ेंगे कि शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं वो ज्ञानात्मक कौन कौन से हैं, भावात्मक कौन कौन से हैं और क्रियात्मक कौन कौन से हैं। स्तरों के आधार पर स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर और चिंतन स्तर का शिक्षण होता है। इनके बारे में हम आज के एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हमने क्रियाओं के आधार पर देखा कि शिक्षण 3 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित करता है, केवल बताना, कुछ दिखाना और कुछ करना, यानी 3 प्रकार का शिक्षण हो सकता है। शासन प्रणाली के आधार पर ये निरंकुशवादी या आप कह सकते हैं मोनार्किकल या ऑटोक्रेटिक भी हो सकता है, डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक भी हो सकता है और बिना किसी हस्तक्षेप वाला यानी लासाज फेयर भी हो सकता है। व्यवस्था के आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है और अपने स्वरूप के आधार पर यह चीजों को समझाने वाला, वर्णन करने वाला भी हो सकता है और बालकों की कमियों को दुरुस्त करने के लिए किया जाने वाला उपचारात्मक भी हो सकता है। इसके बाद में हमने शिक्षण के 3 चरों की चर्चा की थी। शिक्षण के 3 चरों में शिक्षक को स्वतंत्र चर माना जाता है क्योंकि पूरी क्लास की प्लानिंग, उसका कंट्रोल, उसका पूरा जो व्यवस्था का कार्य होता है वो शिक्षक करता है, इसलिए शिक्षक को स्वतंत्र चर कहा जाता है। जो छात्र होता है वो आश्रित चर होता है क्योंकि वो शिक्षक पर निर्भर करता है। और इन दोनों के अलावा जो टीचर जो स्टडी मटेरियल यूज करता है, जो सहायक सामग्रियां यूज करता है, जो शिक्षण विधियां यूज करता है, उन सबको हम मध्यस्थ चर या हस्तक्षेप चर या इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कहते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि शिक्षण को 2 पार्ट में डिवाइड किया था हमने। व्यवहार में परिवर्तन 2 प्रकार से किया जाता है, अनुबंधन और प्रशिक्षण के द्वारा, और विश्वास में परिवर्तन प्रतिपादन द्वारा होता है और ज्ञान में परिवर्तन अनुदेशन द्वारा होता है। और इन चारों को हमने एक कॉन्टिन्यूम में रखा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा। इसके बाद में हमने शिक्षण के इन 4 प्रकारों को डिटेल में हमने इनकी चर्चा की थी कि अनुबंधन और जो प्रशिक्षण होते हैं ये तो क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। याद रखना, ये क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं क्योंकि 3 भागों में हमने शिक्षण के उद्देश्यों को विभाजित किया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए तो अनुदेशन दिया जाता है, भावात्मक उद्देश्यों के लिए प्रतिपादन होता है और क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए अनुबंधन और प्रशिक्षण होता है। इन सब के ऊपर हमने पिछले 2 एपिसोड में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आप तीसरे एपिसोड में आपकी एंट्री हो रही है तो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है पेडागोजी की, तो आप उस पेडागोजी में पहले 2 एपिसोड भी जरूर देख ले। अगर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, तो जो 10 क्वेश्चन आईसीटी पेडागोजी के आएंगे वो इसी पार्ट में से आएंगे। तो और पूरा पार्ट जो होगा वो आपको मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, ये आप यकीन रखिए। इसके अलावा अगर आप EMRS का एग्जाम देने वाले हैं तो भी ये चीजें आपके काम आएंगी। आज की क्लास में हम बात करते हैं शिक्षण के स्तर। तो
तो शिक्षण के जो स्तर होंगे उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। शिक्षण के स्तर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और इसको बताने के लिए मैंने जो थ्योरी यूज की है, पहले तो मैं स्लाइड बनाने में थोड़ा मुझे समय ज्यादा लगता था, तो कुछ विद्वान साथियों ने, आपकी तरह तैयारी करने वाले विद्वान साथियों ने सुझाव दिया कि सर बुक का इस्तेमाल कर दीजिए ताकि हमें भी बुक में वही मटेरियल मिल जाए जो आप स्लाइड में यूज कर रहे हैं। तो मैंने बुक से मटेरियल लेकर आप लोगों के सामने इन चीजों को लाने की कोशिश की है। तो शिक्षण जो होता है उसको 3 स्तर पर रखा जाता है। हालांकि शॉर्ट में मैं पहले इनके ऊपर चर्चा कर चुका हूं, लेकिन अब हम इनके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। स्मृति स्तर के शिक्षण के ऊपर हाल में 2nd ग्रेड में उन्होंने साइकोलॉजी में सवाल पूछ लिया, यानी पेडागोजी का क्वेश्चन साइकोलॉजी में आ गया, क्योंकि साइकोलॉजी में भी तो अधिगम का चैप्टर आता है, इसलिए उन्होंने वहां पर इसको पूछ लिया। देखिए, जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो कोई भी चीज 3 लेवल पर काम में आती है। पहला रटने पर, दूसरा समझने पर, और तीसरा चिंतन या मनन करने पर। जैसे आप अगर एक दोहा याद करते हैं, कोई भी दोहा, जैसे अपन जैसे मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक के नियम को बताने के लिए एक दोहा याद करते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अब इस दोहे को हम 3 लेवल पे समझ सकते हैं। मैंने दोहा रट लिया, स्मृति स्तर का शिक्षण हो गया। आपने बच्चों को दोहे रटवा दिए, आपने बच्चों को पाड़े रटवा दिए, क्या हो गया? स्मृति स्तर का शिक्षण। जब छोटी कक्षाओं में आप पाड़े याद करवाते हैं, 15 एकम 15, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, ये क्या है? स्मृति स्तर का शिक्षण है। लेकिन वही दोहा जब बच्चा समझ जाता है, जैसे आप देखिए ना 8th 9th 10th के जो बच्चे होते हैं, जब हिंदी साहित्य में दोहे पढ़ते हैं कबीर जी के, रहीम जी के, तो जब वो ये बच्चा पढ़ता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो वो इसका भावार्थ समझ जाता है कि इसका भावार्थ, यानी कवि कहता है या जो कबीर जी हैं वो ये कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा, कबीर जी का ही होगा या रहीम जी का होगा, मुझे याद नहीं, सॉरी। तो ये जो दोहा है ये क्या कह रहा है कि आप बार बार जब आप अभ्यास करते हैं तो एक जो आप कहते हैं जड़मती, जो एक मूर्ख इंसान है, वो भी एक सुजान यानी एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह कार्य कर सकता है। यानी इसमें आप कह सकते हैं कि बार बार किए जाने वाले अभ्यास के महत्व को बताया गया है। अब आप इसका अर्थ समझ गए तो ये बौद्ध स्तर का शिक्षण हो गया। जब टीचर घटनाओं को आपस में कनेक्ट करते हुए पढ़ाता है, बौद्ध स्तर होता है। वो रटवाता है, वो स्मृति स्तर का होता है। लेकिन इन सबको पढ़ने के बाद आप इन पर मनन करते हुए एक नया विचार उत्पन्न करते हैं। जब आप 11th 12th में जब आप साहित्य के स्टूडेंट होते हैं, वो जानते हैं, हिंदी साहित्य वाले, कि जब आपसे ये कहा जाए कि कबीर जी के रचनाओं की आलोचनात्मक उनकी व्याख्या कीजिए, तो आप उनकी अच्छाइयां बुराइयां सब निकाल के ले आते हैं। क्या कहा है, वो सगुण की बात करते हैं, निर्गुण की बात करते हैं, सब आप डिटेल निकाल के ले आते हैं। तो ये जो होता है ये चिंतन स्तर पर होता है। तो उच्च कक्षाओं में चिंतन स्तर पर होता है, शुरुआती कक्षाओं में स्मृति स्तर पर होता है, और बीच की कक्षाओं में बौद्ध स्तर पर होता है। लेकिन ये तीनों काम कैसे करते हैं? शुरुआत होती है स्मृति स्तर पर। शुरुआत हमेशा बुनियाद स्मृति स्तर पर होती है। ये आपके शिक्षण की शुरुआती कक्षाओं की नींव होती है। जब तक स्मृति स्तर पर शिक्षण पूरा नहीं हो जाता तब तक बौद्ध स्तर पर शिक्षण संभव नहीं है। यानी स्मृति के बाद ही बौद्ध स्तर पर शिक्षण होता है, क्योंकि बौद्ध तभी होगा ना जब वो चीजें स्मृति में पहले से भंडारित हों। और इन दोनों का शिक्षण होने के बाद फिर ही तीसरे स्तर पर यानी चिंतन स्तर पर शिक्षण संभव है। कहने का मतलब कि चिंतन स्तर पर शिक्षण तभी होगा जब बोध और स्मृति स्तर पर शिक्षण पूर्ण हो चुका हो, बच्चे ने पूरा सीख लिया हो। तब हम कहते हैं कि आने वाली कक्षाओं के लिए नीचे की जो कक्षाएं होती हैं वो बुनियाद का काम करती हैं या वो आधार का काम करती हैं। तो आप देख लीजिए, जब तक आपको पाढ़े याद नहीं होंगे, आगे जाकर जब आपकी कक्षाओं में ब्याज का या लाभ हानि का या क्षेत्रफल के जब सवाल आएंगे तो आपको पाढ़े याद होंगे तो आप उनको तुरंत कर देंगे। पाढ़े याद नहीं होंगे तो आपको गुणा कर करके उत्तर निकालने पड़ेंगे। और आजकल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम चिंतन स्तर पर होती है, तो चिंतन स्तर पर वो प्रश्नों के उत्तर तभी आएंगे जब स्मृति और बौद्ध स्तर पर कार्य पूर्ण हो चुका हो।
अब आज हमारे साइकोलॉजी या पेडागोजी की बच्चों के ज्यादा क्वेश्चन सही न होने की मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो ये सोचते हैं कि वो रट के चले जाएं और उनका काम हो जाए। नहीं होगा। आपको पहले कुछ बेसिक चीजें रटनी भी पड़ेंगी, उनको समझना पड़ेगा, आपको जो उनको आपस में लिंक करना पड़ेगा, कौन सी चीज कहां कैसे काम आ रही है, तब जाकर चिंतन स्तर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के आप उत्तर दे पाएंगे। तो हम इन तीनों की एक एक करके और चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है वो कैसा होता है। स्मृति स्तर का या जो मेमोराइजिंग लेवल का जो शिक्षण होता है, उम्मीद करता हूं कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है ये विचारहीन होता है। विचारहीन का मतलब होता है कि इसमें थॉट प्रोसेस न के बराबर यूज होता है। याद रखना, रट कोई भी सकता है, रटने वाले व्यक्ति का बुद्धिमान होना जरूरी नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति भी रटने में उतना अच्छा नहीं होता और एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति रटने में बहुत अच्छा हो सकता है। तो जो परीक्षा के मार्क्स होते हैं वो आपकी इंटेलिजेंस को डिसाइड नहीं करते हैं। हो सकता है आपसे कम आईक्यू वाला बच्चा रटने में अच्छा हो, रटकर अच्छा पेपर करके आ जाए, और आप रटने में उतने अच्छे नहीं हो लेकिन आपका आईक्यू हाई हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये विचार होता है। और जब चिंतन स्तर की बात करेंगे तो उसमें विचारों का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस स्तर का जो शिक्षण होता है इसका प्रतिमान हर्बर्ट ने दिया था। आप याद करें, जब हम आगे पढ़ेंगे पाठ योजना की बात करेंगे तो लेसन प्लान जो है, जिसको हर्बर्टियन प्लान कहते हैं, हर्बर्ट का जो योजना है वो उसको कहते हैं, तो ये स्मृति स्तर के बारे में सबसे पहले हर्बर्ट ने अपना प्रतिमान दिया था कि बच्चों को स्मृति स्तर का शिक्षण कैसे करवाया जाए। तो स्मृति का जो शिक्षण होता है इसका बुद्धि से, देखो अभी मैंने बोला था, बात भी आ गई कि इसका बुद्धि से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। एक अच्छा आईक्यू वाला बच्चा रटने में बुरा हो सकता है और एक सामान्य बच्चा रटने में बहुत अच्छा हो सकता है। देखो, एक मंद बुद्धि बालक भी विषय वस्तु को कंठस्थ कर सकता है और हो सकता है कि एक बहुत उच्च बुद्धि वाला बालक भी रटने में उतना अच्छा न हो। स्मृति स्तर का जो शिक्षण प्रतिमान है वो हर्बर्ट ने दिया था और इसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो दिया गया है प्रेजेंटेशन पर, कि रटने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हर्बर्ट ने मानी है वो मानी है कि जो विशेष सामग्री बच्चे के सामने आप रटने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं उसका प्रस्तुतिकरण एक टीचर कितना बेहतर तरीके से बच्चों के सामने कर रहा है। तो प्रस्तुतिकरण के ऊपर यहां पे जोर दिया गया है। हर्बर्ट का ये जो इसको हर्बर्ट की पंचपदी या 5 फॉर्मल स्टेप्स ऑफ हर्बर्ट इसको कहा जाता है। हर्बर्ट की जो पंचपदी होती है वो स्मृति स्तर के शिक्षण की व्यवस्था के बारे में बताती है कि इसके 5 सोपान होते हैं। पहला इसका जो सोपान होता है वो होता है P फॉर प्लानिंग। प्लानिंग यानी आप अपने पढ़ाने की सबसे पहले योजना बनाते हैं कि भाई मुझे आज कक्षा में ये पढ़ाना है, इसको मुझे बच्चों को आज याद करवाना है या बच्चों को रटवाना है। दूसरा, जब आपने उसकी प्लानिंग कर ली कि भाई मुझे 35 मिनट में ये चीजें आज बच्चों को रटवानी है, बाद में आप बच्चों के सामने आप उस सामग्री का क्या कर देते हैं, प्रस्तुतिकरण कर देते हैं, यानी कक्षा में वो जानकारी बच्चों के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। प्रेजेंट करने के बाद इसमें तीसरा जो काम होता है वो होता है तुलना और समरूपता। तुलना का मतलब होता है कंपैरिजन, यानी जो सामग्री बच्चे के सामने प्रस्तुत की गई है उनमें आप ये देखते हैं कि क्या चीजें हैं जो इन दोनों को अलग करती हैं और कौन सी चीजें हैं जो दोनों में कॉमन है। तो एक तो आ जाता है इसमें कंपैरिजन और दूसरा इसमें आ जाता है समरूपता यानी एनालॉजी। यानी क्या तो इसके अंदर कंपैरिजन करके पता लगाते हैं कि क्या तो कौन से ऐसे गुण होते हैं जो एक गाय को एक भैंस से अलग करते हैं और कौन से ऐसे गुण होते हैं जो गाय और भैंस में कॉमन होते हैं। जैसे दोनों के पूंछ होती है, दोनों के 4 पैर होते हैं, दोनों के 4 थन होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं। ऐसी कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं जो उनके अंदर होती हैं वो तीसरे चरण में आते हैं, जिनको हम तुलना और समरूपता कहते हैं। इनके आधार पर चौथे लेवल पर जो होता है वो बच्चा उन जानकारियों का जनरलाइजेशन कर लेता है, यानी उनका सामान्यीकरण कर लेता है। सामान्यीकरण को अंग्रेजी में जनरलाइजेशन कहते हैं। और जनरलाइजेशन होने के बाद वो चौथे चरण में इस जानकारी का प्रयोग कर लेता है या इसका अनुप्रयोग कर लेता है या इसको अप्लाई कर लेता है। इसको जानकारी को जहां उसको जरूरत पड़ती है वहां रटी हुई जानकारी को वो यूज कर लेता है।
जैसे कहीं उसने गाय देखी तो बोलेगा देखो ये गाय है और ये भैंस है। ये जो जानकारियों का इस्तेमाल करना, आप देखेंगे कि ज्ञान बोध प्रयोग, अगर हम ज्ञानात्मक उद्देश्यों के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे तो पहले जानकारी प्राप्त करना, रिमेंबरिंग होता है, ज्ञान होता है, उसके बाद उसका बोध होता है, फिर उसका प्रयोग होता है, तो फिर आप उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। तो हर्बर्ट की ये पंचपदी 5 सोपानों में चलती है। इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो पहले योजना बनाते हैं, फिर कक्षा में उसको प्रस्तुत करते हैं, जो सामग्री हमने प्रस्तुत की उसमें ये देख लेते हैं कि कौन सी चीजें समान है, कौन सी चीजें अलग है, तो समरूपता और तुलना दोनों कर लेते हैं। फिर हम सामान्यीकरण कर लेते हैं। सामान्यीकरण का मतलब है कि इनके अंदर क्या क्या समानताएं हैं और कौन सी चीजें एक साथ इकट्ठी हो सकती है, और फिर हम उसको किसी अन्य क्षेत्र में अनुप्रयोग कर लेते हैं। इस प्रकार जो आपका स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है वो आपका संपन्न होता है। एक ही पाठ्य वस्तु की शिक्षण अधिगम परिस्थितियां विचारहीन से विचारपूर्ण तक विस्तृत है। यानी मैंने अभी आपको कहा था, जब आप दोहे को रट लेते हैं तो स्मृति स्तर होता है, जब आप दोहे का अर्थ समझ लेते हैं तो बोध स्तर का शिक्षण होता है। लेकिन जब आप उन्हीं दोहों को किसी को समझाने के लिए या किसी स्थिति को बताने के लिए प्रयोग करते हैं तब आप चिंतन स्तर पर चले जाते हैं। तो एक ही कक्षा का माहौल जो टीचर होता है वो स्मृति स्तर पर भी रख सकता है, उसको बोध स्तर पर भी ले जा सकता है और उसको वो चिंतन स्तर पर भी ले जा सकता है। ये करामात होती है टीचर की कि वो चीजों को किस लेवल पर बच्चों को ले जाके समझा रहा है। वो स्मृति स्तर का शिक्षण करवा रहा है, वो बोध स्तर का शिक्षण करवा रहा है, या वो चिंतन स्तर का शिक्षण करवा रहा है। तो शिक्षण के ज्ञान उद्देश्य से लेकर मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो शिक्षण का विस्तृत क्षेत्र माना जाता है और नीचे की परिस्थितियां उच्च परिस्थितियों के लिए पूरक का काम करती है। तभी मैंने आपको पिछले पेज में, आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब तक स्मृति स्तर का शिक्षण नहीं हो बोध नहीं होगा, और बोध स्तर का शिक्षण जब तक नहीं हो चिंतन नहीं होगा। तो एक स्तर का जो शिक्षण होता है वो दूसरे स्तर पर एक बुनियाद का काम करता है। अब स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है वो कहां होता है? स्मृति स्तर का शिक्षण वहां होता है जहां शासन प्रणाली एक तंत्र हो, या निरंकुशवादी या मोनार्किकल शासन प्रणाली हो, या ऑटोक्रेटिक शासन प्रणाली हो। निरंकुश का मतलब होता है कि कक्षा का जो मालिक होता है वो शिक्षक होता है और उसका एक ही कार्य है कि जानकारी बच्चों के सामने पेश करो और बच्चे उसका रट्टा मार लें। वहां समझने की बात नहीं, समझना तो बोध में आ गया ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाएगी। यहां रट्टा मारना है कि बस बच्चों को क्रैम करवा दो। कई बार होता है स्कूल के बच्चे होते हैं, जब हम जैसे ऐसे पूछ लिया कि सर मेरे से इस चैप्टर के क्वेश्चन पूछ लो, तो उनको क्रम से टीचर रटवा देते हैं। पहले का उत्तरीय, दूसरे का उत्तरीय, तीसरे का उत्तरीय, चौथे का उत्तरीय। अगर आपने प्रश्न पूछते समय अगर चौथे का प्रश्न पहले पूछ लिया तो बच्चा क्या बोलेगा? नहीं नहीं, पहले पहला सवाल पूछो। तो समझ लो कि बच्चा रट के आ रहा है। तो यहां इस शासन प्रणाली में जहां शिक्षक ही कक्षा का मालिक होता है, यह प्रणाली यूज की जाती है। इस प्रणाली में शिक्षक ही सब कुछ करता है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं। शिक्षक ही सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। शिक्षक को ज्ञान का भंडार माना जाता है और यह माना जाता है कि जो छात्र होते हैं वो निष्क्रिय रूप से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यहां व्यक्तिगत भेदों का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि यहां व्यक्तिगत भेद देखे नहीं जाते। पूरी कक्षा को एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है, इसलिए ये पुरानी विधियों में काम आती है। जैसे व्याख्यान विधि में जब टीचर व्याख्यान देता है तो वो इसी स्तर पर देता है कि बच्चे रट लेंगे इसको। व्याख्यान विधि में यह थोड़ी देखा जाता है कि भी बच्चों की योग्यता क्या है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बच्चों की योग्यताओं के अनुरूप है या नहीं। तो ये बाल केंद्रित शासन व्यवस्था न होकर शिक्षक केंद्रित शासन व्यवस्था होती है। इसमें बच्चों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ रटने पर महत्व दिया जाता है। लेकिन फिर भी बुनियाद बनाने के लिए इस स्तर पर भी शिक्षण जरूरी है। इसलिए नॉर्मली प्राइमरी क्लासेज में 5वीं क्लास तक जो शिक्षण होता है वो सामान्यतया स्मृति स्तर पर होता है। जब स्मृति स्तर पर शिक्षण पूरा हो जाता है तब बोध स्तर पर शिक्षण आ जाता है, और बोध स्तर पर जो शिक्षण होता है वो मोरिसन का शिक्षण कहलाता है। बोध यानी अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब क्या होता है? जैसे
एक 5वीं क्लास का बच्चा रट रहा है कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है ऐसे, और ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये झुकी हुई परिक्रमा कर रही है। इस कारण दिन रात के साथ साथ ऋतुएं बनती है। अब ये बच्चे ने सिर्फ रट्टा मारा है, वो आप उसको बोलोगे बता दिन रात कैसे बनते हैं, वो नहीं बता पाएगा। आप उसको बोलोगे बताओ उत्तरी ध्रुव में शीत ऋतु कब आती है, दक्षिणी ध्रुव में शीत ऋतु कब आती है, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन वही जब 6ठी 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा भूगोल के अंदर जब इस चैप्टर को पढ़ता है, तब वो समझ जाता है कि जब सूर्य की किरणें तिरछी पृथ्वी पर पड़ेंगी, तो जब सूर्य इस पोजीशन में होगा तब यहां सूर्य की किरणें ज्यादा तेज पड़ेंगी, यहां कम पड़ेंगी, और जब सूर्य इस प्रकार से होगा, या आप समझ लीजिए सूर्य इस प्रकार से होगा, तब इस हिस्से में सूर्य की किरणें ज्यादा तेज पड़ेंगी, इस हिस्से में कम पड़ेंगी। इसलिए सूर्य जैसे पृथ्वी का ये हिस्सा जब सूर्य की तरफ होता है, तब उत्तरी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी ध्रुव में शीत ऋतु होती है, और जब सूर्य की पोजीशन इस प्रकार से होती है, तब दक्षिणी ध्रुव के अंदर ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी ध्रुव में शीत ऋतु होती है। ये चीजें अंडरस्टैंडिंग में आती है जब आप घटनाओं के बीच का संबंध जान लेते हैं कि कपड़े धूप में सुखाने से वो जल्दी सूख जाते हैं, छांव में सुखाने पर नहीं सूख पाते हैं। सर्दियों में कपड़े धीरे धीरे, रात के धुले हुए कपड़े सुबह तक नहीं सूखते, लेकिन गर्मियों में रात के धुले हुए कपड़े सुबह एकदम सूखे हुए मिल जाते हैं। ये जो होते हैं ना, ये कारण प्रभाव संबंध, ये कारण प्रभाव संबंध आपकी अंडरस्टैंडिंग को बताते हैं। तो बोध का मतलब क्या है? तथ्यों में संबंध देखना, आपस में रिलेशन देखना। जब मैं कहता हूं कि 144 से 12 का स्क्वायर होता है, तब ये रट्टा हो सकता है, एक बच्चे ने वर्ग रट रखे हैं कि 144 12 का स्क्वायर होता है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि 144 12 का स्क्वायर ही नहीं होता, ये 48 का 3 गुना होता है, 24 का 6 गुना होता है, 18 का 8 गुना होता है, 16 का 9 गुना होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये 12 का 12 गुना होता है, ये 96 का 1.5 गुना होता है, आप 48 का 3 गुना कह रहे हो, ये 72 का 2 गुना होता है। ये सारी चीजें जब बच्चा समझता है ना, तो ये बोध है, ये बोध है कि संख्याएं आपस में कैसे जुड़ी हुई है। जैसे 48 से 2 निकालकर इसको दे दिया जाए तो 48 का आधा 24 और 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। ये जो चीजें होती है ना, ये चीजें अंडरस्टैंडिंग को बताती है। तो तथ्यों के बीच में, घटनाओं के बीच में संबंध देखना, एक तथ्य के लिए यंत्र का प्रयोग करना। जैसे अगर आपको, जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट में अगर आपको वोल्टेज मापना है तो आपको उसको पैरेलल जोड़ना पड़ेगा, शंट में जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको धारा का मापन करना है तो एमीटर को आपको श्रृंखला में यानी सीरीज में ऐड करना पड़ेगा। ये चीजें किस में आ जाती हैं? बोध में आ जाती हैं। यंत्र का कैसे प्रयोग किया जाए, मापन कैसे किया जाए। जब एक बच्चा त्रिभुज पर अपने उस डी को रखकर जब कोण का मापन कर लेता है, तो वो किसी भी यंत्र का प्रयोग करना बोध में आ जाता है। दोनों का समन्वय करना और यंत्र का प्रयोग करना, तथ्यों के बीच में संबंध देखना, तथ्य के लिए कौन सा उपकरण काम आएगा, और फिर इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर देना, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। इस स्तर के शिक्षण में छात्रों को सामान्यीकरण, सिद्धांतों और तथ्यों के संबंध में बोध करवाया जाता है। याद रख लेना, बौद्ध स्तर का जो शिक्षण होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है कंसेप्ट, इसको संप्रत्यय भी कहा जाता है। प्रत्यय या संप्रत्यय, एक हिंदी में वर्ड और यूज किया जाता है, अवधारणा। जब आप चीजों की अवधारणा स्पष्ट करते हो, जब आप बच्चे के कंसेप्ट क्लियर करने हो ना, तब हमेशा बौद्ध स्तर का शिक्षण होता है। इसलिए नॉर्मली 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक का जो शिक्षण होता है सामान्यतया वो बौद्ध स्तर पर चलता है, क्योंकि हम घटनाओं के बीच में संबंध बताने की कोशिश करते हैं। वहां पर चाहे अगर हम ये बोलें कि सर्दियों में तार ढीले हो जाते हैं, गर्मियों में तार ढीले हो जाते हैं, सर्दियों में तार कड़क हो जाते हैं, रेल की पटरियों के बीच में स्थान क्यों छोड़ा जाता है, पंखा कैसे काम करता है, हीटर कैसे काम करता है, गीजर कैसे काम करता है, तो ये सारी चीजें बौद्ध स्तर पर आ जाती है। स्मृति स्तर का शिक्षण इसके प्राथमिक आवश्यकता है। बौद्ध स्तर पर शिक्षण तभी होगा जब स्मृति स्तर पर शिक्षण पूर्ण हो चुका हो। शिक्षक अपने अनुदेशन को, यानी जिसके द्वारा वो बच्चों को ज्ञान प्रदान कर रहा है। अब देखो यहां अनुदेशन आया है, प्रशिक्षण या अनुबंधन नहीं आया, क्योंकि प्रशिक्षण और अनुबंधन क्रियात्मक होते हैं और अनुदेशन जो होता है ना वो ज्ञानात्मक होता है, कंसेप्ट ज्ञान का ही भाग होते हैं। इसलिए यहां अनुदेशन आ रहा है, को बौद्ध स्तर पर रखने का प्रयास करता है।
यदि उसे शिक्षण में सफलता मिल जाती है तो छात्रों को नियमों को पहचानना, क्योंकि नियम जब होते हैं वो नियम तभी पहचानेगा जब चीजों को वो समझने लग गया हो, समझने और प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो जाता है और शिक्षण क्या हो जाता है, अर्थपूर्ण। इसीलिए इस प्रकार का जो शिक्षण होता है वो छात्र केंद्रित होता है, ज्यादा छात्र केंद्रित होता है, क्योंकि यहां शिक्षक की जो भूमिका होती है वो एक कक्षा के मालिक की तरह न होकर शिक्षक की भूमिका एक छात्रों के साथ एक मार्गदर्शक की होती है या एक सुविधा प्रदाता की तरह होती है, जिसके अंदर शिक्षक का काम है बच्चों की योग्यता के अनुरूप उन्हें सिखाना। यहां व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान दिया जाता है, बच्चे की रुचियों का, बच्चे की योग्यताओं का, बच्चे के पूर्व ज्ञान का ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करवाया जाता है। बौद्ध स्तर का जो शिक्षण होता है इसका प्रतिमान मोरिसन का माना जाता है। तो मोरिसन का प्रतिमान हमेशा बौद्ध स्तर में आएगा, हर्बर्ट का प्रतिमान स्मृति स्तर पर आएगा। इसके प्रवर्तक मोरिसन है। इसका उद्देश्य प्रत्यय का स्वामित्व है, मास्टरी ऑफ कंसेप्ट, यानी बच्चे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, किसी भी चीज में उसको डाउट ना रहे। मोरिसन ने इसके 5 सोपान बताए हैं। पहला होता है एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है कि वो चीजों की खोजबीन करे, जांच करने की कोशिश करे, कौन सी चीज कहां क्या कैसे काम आ रही है। अच्छा, दिन ऋतुएं ऐसे बनती है, अच्छा सूरज ऐसे है, पृथ्वी चक्कर काटती है, अच्छा, यानी अन्वेषण होता है। उसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन पियाजे से समझ लीजिए, हमारे जो पहले से जो हमारे मस्तिष्क में जो स्कीमा बनी हुई है उससे संबंधित जानकारी उसी में ऐड हो जाती है, यानी जो नया ज्ञान है वो पूर्व ज्ञान में जब ऐड हो जाता है तो हम उसको एसिमिलेशन या पारिपाक या आत्मसात्करण कहते हैं, समावेशन भी इसको कहते हैं। उसके बाद में सेकंड है प्रस्तुतिकरण। पहले बच्चा अन्वेषण करता है, फिर टीचर उसके सामने जानकारियों को प्रस्तुत करता है और उस प्रस्तुत जानकारी में से संबंध निकालते हुए वह अपनी स्कीमा में जानकारी को एसिमिलेट करता है। उसके बाद वह उस जानकारी को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, व्यवस्थित करता है। जैसे हम अपनी कक्षा को व्यवस्थित करते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, वैसे ही वो अपने ज्ञान को अपने मस्तिष्क में व्यवस्थित तरीके से रखता है और उसके बाद में वह उसका वर्णन कर सकता है। यानी आप एक 8वीं क्लास के बच्चे से कहे कि प्रयोग द्वारा समझाइए कि किस प्रकार ऋतुएं बनती है, तो वह अपनी कॉपी में पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुका हुआ डायग्राम बनाएगा, बीच में सेंटर को लेगा, एक जगह पृथ्वी को दिखाएगा जिसमें दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ है और एक तरफ वो पृथ्वी को दिखाएगा जिसमें पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ है, वहां सूर्य की किरणें दिखाएगा और वहां पे वो ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और यहां तक कि जो आपके क्या बोलते हैं इनको इक्विनॉक्स जो होते हैं आपके, जहां पे दिन रात की अवधि बराबर होती है, वो सारी घटनाएं वो बता देगा। वो ये भी बता देगा कि क्यों विषुवत रेखा पर तापमान हमेशा एक जैसा रहता है। वो ये भी बता देगा कि क्यों विषुवत रेखा पर दिन रात की अवधि लगभग बराबर रहती है। वो ये भी बता देगा कि क्यों उत्तरी ध्रुव में जब शीत ऋतु होती है तो दक्षिणी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु होती है या इसका उल्टा। ये कंसेप्ट क्लियर होने की बात होती है। इस स्तर की सीमा क्या है कि इसमें मानव व्यवहार को ध्यान में नहीं रखा जाता और पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर विशेष महत्व दिया जाता है। टीचर का एक ही टारगेट होता है कि जो सिलेबस है उसमें बच्चा एकदम एक्सपर्ट हो जाए, एकदम, यानी मास्टरी। ये ब्लूम का कंसेप्ट माना जाता है, मास्टरी ऑफ लर्निंग। स्वामित्व अधिगम जो होता है ना ब्लूम का है, यहां मास्टरी ऑफ कंसेप्ट है। इस स्तर के शिक्षण में विषय वस्तु का गहनता से बोध करवाया जाता है और इसमें शुद्ध अधिगम होता है। इस प्रकार की व्यवस्था जो होती है वो लोकतांत्रिक शासन में होती है। लोकतांत्रिक शासन में शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में वार्तालाप होता है, शिक्षक और छात्र के बीच में संवाद होता है और छात्रों को भी महत्व दिया जाता है। जबकि स्मृति स्तर में एक राजशाही या प्रभुत्वशाली शासन व्यवस्था होती है और यहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है। तीसरे स्तर का जो शिक्षण होता है उसको हम कहते हैं चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्शन का एक दूसरा नाम होता है मनन।
क्योंकि चिंतन के लिए हम थिंकिंग वर्ड यूज करते हैं और यहां हम यूज कर रहे हैं रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है मनन। मनन करने का मतलब होता है कि जो जानकारियां हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं उनके ऊपर हम मनन करें। जैसे मन ही मन आप उन चीजों को जब याद करने की कोशिश करते हैं, चीजों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो चिंतन स्तर या मनन स्तर पे चला जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल पे चला जाता है। इस प्रकार का जो शिक्षण होता है वो समस्या केंद्रित यानी प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। आपके सामने एक समस्या आई, अब हमें यह देखना है कि समस्या का समाधान कैसे करें। अब इसका समाधान करने में हमारे क्या काम आएगा, हमारा पूर्व ज्ञान, यानी हमने पहले की कक्षाओं में क्या पढ़ा, पहले हमने किन चीजों का रट्टा मारा और हमने कौन सी चीजें समझी है। यानी इस स्तर का शिक्षण तभी संभव है जब स्मृति स्तर और बौद्ध स्तर पर शिक्षण पूर्ण हो चुका हो। इसे हस्तक्षेप रहित या लासाज फेयर शासन प्रणाली में महत्व दिया जाता है। ये जो फ्रेंच वर्ड है लासाज फेयर, इस लासाज फेयर शासन प्रणाली में यानी हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली में इसका उपयोग किया जा सकता है। हस्तक्षेप रहित का मतलब होता है कि यहां टीचर का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। स्मृति स्तर के शिक्षण में टीचर डिसाइड करता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बौद्ध स्तर के शिक्षण में शिक्षक और छात्र मिलकर डिसाइड करते हैं और यहां शिक्षक गौण हो जाता है, छात्र ही सबसे ज्यादा सर्वे सर्वा होता है और छात्र ही ये डिसाइड करते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये सारी चीजें, टाइम, पढ़ना, क्या पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब सारी जिम्मेदारी हमने किसको दे दी, छात्र को। और शिक्षक की जो भूमिका होती है वो हमने एक मात्र मित्र की जैसी कर दी। देखो इसमें क्या होता है, लासाज फेयर फ्रेंच भाषा का अर्थ है जिसका अर्थ होता है हम पर छोड़ दो, लीव इट टू अस, हम जाने। जैसे अपने राजस्थानी में बोलते हैं ना, मैं जाना मारो काम जाना है, तो ऐसे ही लीव इट टू अस, हम जाने हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम डिसाइड करेंगे। तो ये सारा का सारा आपका दारोमदार किस पर आ गया, बच्चे पर आ गया। इस स्तर के शिक्षण में छात्रों को मौलिक चिंतन करना होता है। मौलिक चिंतन का मतलब होता है अपने विचार उत्पन्न करने होते हैं, दूसरों के विचार कॉपी नहीं करने, अपने विचार उत्पन्न करने होते हैं। छात्र विषय वस्तु के संबंध में आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। आलोचनात्मक दृष्टिकोण का मतलब है कि हर चीज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर वो फोकस करते हैं, अच्छा भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं। जब आप किसी भी व्यक्ति की आलोचना करते हैं, किसी पुस्तक की आलोचना करते हैं, तो केवल आलोचना का मतलब कमियां निकालना नहीं होता, हम उसकी अच्छाइयां भी देखते हैं और हम उसकी कमियां भी देखते हैं। छात्र सीखे हुए तथ्यों और सामान्यीकरणों की जांच करता है और नवीन तथ्यों की खोज करता है। यह शिक्षण छात्रों के बौद्धिक व्यवहार के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है और सृजनात्मक क्षमताओं के विकास में सहायक होता है। अब आपके परीक्षा में प्रश्न कैसा आएगा, निम्न में से कौन से स्तर का शिक्षण छात्रों की सृजनात्मक क्षमताओं या उनके आलोचनात्मक चिंतन का विकास करता है? तो आपका जवाब आएगा चिंतन स्तर। शिक्षण के किस स्तर में शिक्षक की भूमिका मित्र की तरह होती है? तो भी आपका आएगा चिंतन स्तर। हंट किसके प्रतिपादक हैं? चिंतन स्तर। शिक्षण के कौन से स्तर में, शिक्षण के कौन से स्तर में छात्र जो होते हैं वे समस्याओं का समाधान स्वयं करने की कोशिश करते हैं? तो भी आपका जवाब आएगा चिंतन स्तर। चिंतन स्तर के शिक्षण में स्मृति और बौद्ध स्तर का शिक्षण निहित होता है। यानी ये दोनों स्तर का शिक्षण जब तक पूरा नहीं होगा, चिंतन स्तर का शिक्षण संभव नहीं है। छात्र अधिक क्रियाशील रहता है, मैंने पहले ही बता दिया। कक्षा का वातावरण एकदम खुला होता है, ओपन होता है और इसमें शिक्षक का ज्यादा कोई इंटरफेयर नहीं होता। शिक्षक का कार्य छात्रों के समक्ष समस्या प्रस्तुत करना है। टीचर खाली एक प्रॉब्लम दे देगा, देखो भाई ये प्रॉब्लम है, अब आपको सोचना है, आपको समझना है, आपको डिसाइड करना है इसका समाधान क्या होगा। समाधान कौन ढूंढेंगे? बच्चे। टीचर की भूमिका नाम मात्र की होती है। जब टीचर बच्चों के सामने कुछ समस्या प्रस्तुत करता है तो विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न होता है और तनाव को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अलग अलग परिकल्पनाएं ढूंढते हैं। आज अगर मैं आपको कहूं, जैसे 11वीं 12वीं के बच्चे, मैं इनको कहूं कि बच्चों दिल्ली का प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप सब लोग मिलकर ये देखें, डिसाइड करें कि हम इस प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं, रेगिस्तान के बढ़ते प्रभाव को कैसे रोका जा सकता है, या किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है, या कोई भी ऐसा मुद्दा। तो यहां बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग समाधान ढूंढते हैं।
कोई कहेगा साहब बड़े बड़े ऐसे प्लांट लगा दो जो हवा को साफ करके साफ हवा छोड़ते रहे, कोई बोलेगा कि गाड़ियों में इवन ऑड का फॉर्मूला लगा दो, कोई कुछ, सबके अलग अलग परिकल्पनाएं होंगी। परिकल्पना का मतलब है एक समस्या का संभावित समाधान। वो हाइपोथेसिस काम कर भी सकता है और काम ना भी करे, इसलिए जब रिसर्च होती है तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है कि वो हाइपोथेसिस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन कोई एक विचार लेकर तो यात्रा शुरू होती है, तो जिस विचार को लेकर कोई भी रिसर्च चालू होती है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अगर वो पास हो गया तो वो परिकल्पना सत्य हो गई, और अगर वो फेल हो गया तो उस परिकल्पना का खंडन हो गया, फिर एक नई परिकल्पना लेकर दोबारा रिसर्च चालू की जाती है। इस प्रकार का जो चिंतन होता है, इस शिक्षण होता है, इसमें हंट इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। इसको हंट का शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। इसके मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं, इन तीनों पर प्रश्न भी आ चुका है। पहला, इससे समस्या समाधान की क्षमताओं का विकास होता है, हम पहले भी देख चुके हैं। इससे आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है, ये बात भी हम पहले देख चुके हैं। और इससे मौलिक और स्वतंत्र चिंतन क्षमताओं का, यानी ओरिजिनल और कौन सी इंडिपेंडेंट जो थिंकिंग एबिलिटीज होती है उनका भी विकास होता है। इसका इस्तेमाल 2 प्रकार से किया जाता है, यानी बच्चों के सामने हमें समस्या की परिस्थिति रखनी होती है, समस्या रखनी होती है। इसमें 2 मोटे तौर पर इसमें आते हैं। एक तो जॉन ड्यूई, जो प्रोजेक्ट मेथड होता है ना जॉन ड्यूई का, तो जॉन ड्यूई की समस्यात्मक परिस्थिति भी इसमें रखी जा सकती है। और एक इसमें कर्ट लेविन का भी नाम आता है। कुर्ट लेविन ये वही है जिसने अधिगम का या व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत दिया था। इस स्तर की सामाजिक प्रणाली में छात्री सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, कक्षा का वातावरण खुला और स्वतंत्र होता है, सीखने की परिस्थितियां बहुत आलोचनात्मक होती है। छात्र भी एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं, नहीं जैसे एक बच्चे ने कहा ऐसे कर लो, नहीं ऐसे ये काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़ लेंगे, नहीं वो अच्छा ठीक है चलो ऐसे नहीं करेगा तो चलो क्या ऐसे काम करेगा। इतना खुला वातावरण होता है जैसे विद्वानों की सभा बैठी हो, इस प्रकार का माहौल होता है। छात्रों की जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है उसी का ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि टीचर तो कोई मोटिवेशन देता नहीं है, मोटिवेशन बच्चों को अपना बनाए रखना पड़ता है। छात्र समस्या के प्रति जितना ज्यादा संवेदनशील होता है उसका मौलिक चिंतन उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। शिक्षक का कार्य उनकी आकांक्षा स्तर को उठाना है, यानी लेवल ऑफ एस्पिरेशन का मतलब होता है कि वो अपने आप से जो उम्मीद करते हैं उस लेवल को हमें बढ़ाना है, हम अपने आप से कितनी उम्मीद करते हैं। जैसे एक परीक्षा में बच्चा बैठने वाला कहता है कि मेरा बस पीडीएफ में रोल नंबर सर्च करूं तो वो मिल जाए, बस इतना ही चाहिए। एक कहता है कि मैं टॉपर बनना चाहता हूं। इसका मतलब दोनों की जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन या जो आकांक्षा का स्तर है वो अलग अलग है। सामाजिक अभिप्रेरणा का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि बच्चे समूह में सीखते हैं। शिक्षक का स्थान गौण होता है या मित्र की तरह होता है। वाद विवाद और सेमिनार जैसी विधियां ऐसे में ज्यादा प्रभावशाली होती है। इनका थोड़ा मूल्यांकन जटिल होता है, क्योंकि मौलिक विचार होते हैं, मौलिक विचारों का मूल्यांकन, इसका कोई एक विशिष्ट उत्तर तो होता नहीं है कि भारत कब आजाद हुआ, आपने बोला 1947, ऐसे सवाल तो होते नहीं है। इसके सवाल बड़े खुले होते हैं, इसलिए इनके लिए कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट या कोई ट्रू फॉल्स वाले टेस्ट या मिलान वाले सवाल इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। इनका मूल्यांकन होता है विस्तृत प्रश्न, जो लॉन्ग ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं निबंधात्मक, तो निबंधात्मक परीक्षाओं के द्वारा इसका मापन किया जा सकता है। तो आज के इस एपिसोड में हमने 3 स्तर का शिक्षण देखा, स्मृति स्तर हर्बर्ट की पंचपदी, बौद्ध स्तर मोरिसन और हंट का चिंतन स्तर। इन तीनों स्तर के बारे में आज की वीडियो में हमने देखा। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे शिक्षण के उद्देश्य, जिसमें ब्लूम का वर्गीकरण है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। शेष चर्चा अगले एपिसोड में जारी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।